नमस्कार दोस्तों। हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं बहुत जल्द एक सीरीज लेकर आ रहा हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जिसमें कि मैं आपको सारे टॉपिक हिंदी व्याकरण के समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। कुछ बातें मैं उससे पहले आप लोगों से करना चाहता हूं टॉपिक शुरू करने से पहले। देखिए, एक चीज है, आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होता है, हर टॉपिक इजी भी होता है और कठिन भी होता है। एक ही टॉपिक वो किसी के लिए सरल है तो किसी के लिए बहुत कठिन है। चीजें हमारे हाथ में होती हैं, हम चाहे तो उसको कठिन कठिन बना लें, चाहे तो उसको सरल बना लें। बस क्या करना है हमको, हमको खुद को मोटिवेट करके रखना है। एक बात और मैं बता दूं आपको, हालांकि मुझे आज ऐसी कोई मोटिवेशन वाली चीजें बात नहीं करनी है, लेकिन क्योंकि आज क्लास का शुभारंभ है तो मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको मोटिवेट भी कर दिया जाए। देखिए, किसी को वैसे तो ये लाइन थोड़ी सी गलत है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी और से मोटिवेट नहीं होता, उसके लिए खुद का सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत होता है। और हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सेल्फ मोटिवेशन है। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए हिंदी। इतना विश्वास मैं दिलाता हूं कि आप सबकी हिंदी बहुत बेस्ट होगी। बस एक चीज है जिसे मैं बताना चाहता हूं आपको, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। क्योंकि क्या है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी चीजें समझ आएंगी। कोई भी चीज शुरुआत में समझ नहीं आती है, वो आपको बोर करती है, चाहे दुनिया का कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो। मूवी जब देखना शुरू करते हैं, कितनी भी अच्छी हो, शुरुआत में वो थोड़ा सा बोर करती है। जैसे जैसे क्लाइमैक्स बढ़ता जाता है, चीजें अच्छी लगने लगती हैं, उनमें रुचि बढ़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए, और उसके लिए मुझे बहुत डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोग कृपया तैयार रहिए। हिंदी आपने और भी जगह पढ़ी होगी, मुझे नहीं पता कितनी डिटेल में पढ़ी, कैसी पढ़ी, लेकिन हाँ, मैं जो हिंदी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। चीजें बहुत डिटेल में होंगी, एक एक चीज। दूसरी बात, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा चीजों के कि वो आखिर है क्यों, ऐसा हुआ क्यों। अगर या को अर्ध स्वर कहते हैं तो क्यों, ये चीज समझनी है। अगर रा को प्रकंपित कहते हैं तो क्यों, अगर ला को पार्श्विक कहते हैं तो क्यों। हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, वो चीजें समझनी जरूरी है। क्योंकि जब एक बार हमको कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। तो इसलिए आज शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें करनी है मुझे, वो मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में हम उनको बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, मैंने पहले भी बोला है, लेंथी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम किस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, वर्णमाला की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वर्णमाला के बारे में हम सबको पढ़ना क्या है, हम सबको एक चीज पढ़नी है जो है वर्ण। इसके बारे में हमको पढ़ना है, ये वर्ण क्या होता है। दरअसल क्योंकि वर्णों की माला ही वर्णमाला कहलाती है। जब कभी भी आप वर्णों को व्यवस्थित ढंग से उनके समूह में रख देंगे तो उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो इसका मतलब है वर्णों को व्यवस्थित रखना है। तो हर बार एक शब्द आ रहा है वर्ण वर्ण, ये वर्ण क्या होता है हमको ये समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज समझनी होगी कि कभी भी आप अगर वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको पढ़ना ही पड़ेगा वर्ण आखिर होता क्या है। तो इसको पढ़ने के लिए हमको क्या करना है, हमको पहले जानना है कि आखिर किसी भी भाषा के बारे में ये वर्ण आता कहां से। क्योंकि इससे ही शुरुआत किसी भी भाषा की होती है। कोई भी भाषा अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर भाषा की शुरुआत उसके वर्ण से होती है। लेकिन ये वर्ण है कहाँ, इससे भी पहले कुछ होता है, वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, एक आज बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, आप सबने पढ़ा होगा, शायद फैक्ट है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो ये तो सच है, हर चीज की कोई ना कोई छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है, जहां से शुरुआत होती है। लेकिन उससे भी कुछ छोटा होता है। वो क्या होता है, वो होती है ध्वनि। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कभी भी आप कुछ भी बोलना शुरू करेंगे तभी तो उसको लिखना शुरू करेंगे। कभी भी जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं तब तक आप लिख कैसे सकते हैं। कभी कभी ना कभी तो किसी ने कुछ बोला होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, जिसने जो अभी अभी जन्मा है, क्या होता है, वो आवाज तो निकालता है, ध्वनि तो निकालता है, लेकिन उस ध्वनि के बारे में नहीं जानता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तब भी वो बोलना सीख जाता है। ध्वनि उसके बार बार निकलती है, का बोलना उसको आता है, आ बोलना उसको आता है, रा बोलना उसको आता है, पर उसको लिखना नहीं आता है। तो मतलब सिर्फ इतना है कि ध्वनि और वर्ण में एक छोटा सा अंतर है, कि जब कभी भी किसी भी चीज को आप बोल रहे होंगे, जब कभी भी किसी चीज के उच्चारण कर रहे हैं, तो वो है ध्वनि। बोलने का मतलब ध्वनि है। और उसी चीज को, उसी ध्वनि को जब आप लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। उसी ध्वनि को, जैसे मैंने बोला क, तो क को अभी तक जब मैं बोल रहा हूं तो एक आवाज सी तो सुनाई दे रही है, का की, क। और जैसे ही मैं इसको लिख दूंगा, जैसे ही मैं इसको लिखूंगा,
तुरंत क्या होगा, ये वर्ण ध्वनि में सॉरी ये ध्वनि जो है वो वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मैंने बोला क, अभी सिर्फ क है, ये अभी क्या है, अभी एक ध्वनि है। और जैसे ही इसको मैंने किसी बोर्ड पर लिख दिया, ये क, ये क्या हो गई, अब ये हो गया एक वर्ण। तो आपको एक चीज मुझे बहुत ध्यान से हमको समझानी है और आपको समझनी भी है कि अगर कभी भी आप कुछ लिख रहे हो तो जाहिर सी बात, का को बोल तो दिया हमने, लेकिन उसको लिखने के लिए हमको उसकी लिपि की पहचान होना बहुत आवश्यक है। आप कभी देखिए, आपने देखा होगा चाइना, चीन की जो लैंग्वेज है उसमें कैसे लिखे होते हैं वर्ण, बड़े अजीब से लिखे होते हैं। आप जानते हो क्या लिखा होता है? हालांकि कुछ लोग शायद वीडियो देख रहे हो तो वो चीनी भाषा जानते हो, तो वो लोग जानते होंगे क्योंकि उन्होंने उस लिपि को पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जिसकी लिपि से हम परिचित नहीं है, उस वर्ण को हम पहचान नहीं सकते हैं, उसको हम लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लिपि ही हमको नहीं आती। और दरअसल जो व्याकरण होता है ना, वो हमें उस लिपि से परिचित कराता है और उसके व्याकरण से उसको समझाता है कैसे कैसे वर्ण को जो बोल रहे हो आप उसको लिखना कैसे है, सही कैसे लिखना है, चीजों को कैसे सही समझना है। ये सारी चीजें हमको व्याकरण बताता है। तो भाषा के अंदर जो त्रुटियां हमारे हम बोलते समय हो रही हैं, वो त्रुटियां क्या क्या हो रही हैं हमसे मौखिक भाषा में, तो इस वजह से हमको क्या करना है, वो चीजें हमको यहां समझनी है। वर्णमाला से पहले एक टॉपिक होता है, जैसा कि मैंने बोला था, हिंदी भाषा का विकास, जो कि मैंने कल एक सिलेबस में चर्चा की थी पिछले वीडियो में अपने। तो मैंने उस टॉपिक को स्किप कर दिया है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं अभी नहीं चाहता कि आपको हिंदी भाषा का विकास पढ़ाऊं। जब मैं हिंदी भाषा का विकास पढ़ाऊंगा ना, तो आपको साहित्य भी साथ में लेकर चलेंगे हम, क्योंकि हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास को पढ़ते समय हमको उसके साहित्य के बारे में जानकारी मिलती जाएगी, तो हमको और मजा आएगा पढ़ने में। तो अभी हम सिर्फ व्याकरण को शुरू करते हैं, और व्याकरण की शुरुआत ही कहां से होती है, वर्णमाला से। तो वर्णमाला में हमने इतना जान लिया कि वर्ण क्या होता है। तो हम एक छोटी सी लाइन लिख रहे हैं, उसको समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान देना, मैंने लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसका मतलब हुआ कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक छोटा सा मॉडिफाई होगा, इसको हम छोटा सा बदलेंगे। मॉडिफाई तो अलग चीज हो जाती है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती क्योंकि मैं एक हिंदी का अध्यापक हूं, तो चीजें थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जैसे ही आप ये बोलोगे मौखिक शब्द आएगा, इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बोलने की बात कर रहे हैं। मौखिक मतलब क्या होता है, बोलना ही तो। भाषा तीन प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो जाहिर सी बात है, तीन ही प्रकार से आप किसी भी भाषा को बोल सकते हैं। या तो लिख सकते हैं उसको, आप खुद मुझे बताइए, मैं अगर आपको अपनी बात बताना चाहूं तो उसके लिए मुझे माफी चाहता हूं, मार्कर जो है वो गिर गया था। तो मैं अपनी ही बात को आपको तीन ही माध्यम से तो बता सकता हूं, या तो लिखकर, या तो बोलकर, या तो संकेतों से। तो अपनी ही बात को किसी को बताना, किसी को समझाना, वो क्या है, लिखकर, या तो बोलकर, या फिर उसको संकेतों के माध्यम से। तो भाषा को सिर्फ हम तीन ही माध्यम से व्यक्त करते हैं, या तो लिखकर, या मौखिक रूप से, और मौखिक का मतलब क्या है, बोलना, इसीलिए लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ये तीन है। वो चैप्टर पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम सीधे वर्णमाला पर आए हैं, क्योंकि कुछ लोगों का पेट भी लगा है, तो हम चाहते हैं वो चीजें जल्दी चर्चा करें जो एग्जाम रिलेवेंट ज्यादा है, एग्जाम से संबंधित ज्यादा है, एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं। तो हम पहले वहीं पर चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। फैक्ट्स हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप किया तो आपकी चीजें समझ से बाहर हो जाएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब बोलने पर। तो हमने अभी बोला था कि अगर मैं क को बोलूं ना, तो एक ध्वनि ही तो निकल रही है। तो जैसे ही मैंने बोला क, वो एक ध्वनि निकली, तो इसका मतलब इसकी क्या हो जाएगी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, मैंने मौखिक को अंडरलाइन किया है, ध्यान रखना, क्या होती है, ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। तो ध्यान रखेंगे, वर्ण की हमें दो परिभाषाएं मिल गई हैं, एक भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो कि क्या है, ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब देखिए, मैंने बोला वर्ण की दो परिभाषाएं मिल गई हैं, एक हमको फिर से मिल गई। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर इसी ध्वनि को मैं, का को अगर मैं लिख दूं इस बोर्ड पर, तो वो क्या हो जाएगा, वो वर्ण हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस का को लिख दूं, जैसे मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने यहां का लिख दिया, अब ये क्या हो गया, अब ये वर्ण हो गया। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को
क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए और पूरा वीडियो को देखिएगा। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको वर्ण के बारे में पता चल गया और हमको वर्णमाला ही पढ़नी है। तो वर्णमाला की एक छोटी सी परिभाषा होती है, अगर मैं इसको यहां लिखूं, देखिए, तो इसकी परिभाषा जो होगी वो क्या होगी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? वर्णमाला की। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब हमको वर्ण पता चल गया होता क्या है। क्यों? हमने बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और ध्वनि के लिखित रूप को भी हम वर्ण कहते हैं। ध्यान रखना, इकाई से अगर क्वेश्चन आएंगे तो दो ही आएंगे, या तो मौखिक पूछेगा या फिर सिर्फ इकाई पूछेगा। मौखिक अगर हटा देगा तो वर्ण होगा, और मौखिक पूछेगा तो ध्वनि होगी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इतना तो हमको पता चल गया। दरअसल पूरी कहानी जो है ना वो इस व्यवस्था में है। ये जो व्यवस्था लिखा है, अगर मैं यहां पर एक लाइन लिख दूं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ध्यान देना, व्यवस्थित की जगह अगर मैंने एक शब्द जोड़ दिया सार्थक, तो फिर वर्णमाला नहीं होगा, तब फिर हो जाएगा शब्द। जब हम शब्द पर आएंगे तब चर्चा करेंगे। तो व्यवस्था का मतलब होता है, आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो आपको सीट दिख रही होगी, ऐसे करके सीट होती है कुछ इस तरह, मतलब क्रम से बढ़ती हुई, छोटी सी बड़ी, बड़ी से बड़ी, ऊंची, छोटे, पहले नीची फिर ऊंची फिर ऊंची, तो एक व्यवस्था होती है। तो उस व्यवस्था में कभी वर्ण अगर आप लिखोगे तो वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला। जैसे आप खुद मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ आ लिखूं, उसके बाद मैं यहाँ आ लिख दूं, उसके बाद मैं यहाँ ई लिख दूं, ये क्या है? ये एक वर्णमाला का क्रम है जो टूट नहीं रहा। पर शब्दों में ऐसा थोड़ी ना होता है। शब्द में आप खुद मुझे बताइए, अगर मैंने यहाँ आ लिखा तो यहाँ फिर माँ लिख दिया, फिर ला लिख दिया, ये क्या हो गया? अमल। अमल एक शब्द है। अब अमल का कोई क्रम थोड़ी ना, आ के बाद माँ तो नहीं आता है और ना ही ला आता है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या है? ये उसका सार्थक समूह है। और ये क्या है? ये एक उसका व्यवस्थित समूह है। इसको हम कहेंगे व्यवस्थित समूह, और इसको हम कहेंगे सार्थक समूह। देखिए एक बात और मैं बता दूं आप सबको, थोड़ा सा शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा हो मेरे अंदर कुछ हेजिटेशन सी, क्योंकि ये मेरे शुरुआती कैमरे पे सामने मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक। मैं ऑफलाइन क्लासें पढ़ाता हूं, हालांकि उसमें मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है मां सरस्वती की कृपा से। पर इतना ध्यान रखें कि थोड़ा सा हो सकता है मुझे हेजिटेशन सी लग रही हो, मैं उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहा हूं, पर धीरे धीरे वो फ्लो आ जाएगा। एक दो वीडियो में धीरे धीरे आदत सी पड़ जाएगी कैमरे पर बात करने की, तो फिर मजा आएगा हमको पढ़ने में। हालांकि अभी भी मैं प्रयास करूंगा कि वैसे ही पढ़ाऊं जैसे ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूं। तो देखिए, अमल एक सार्थक समूह है किसका? वर्णों का। और आ ई इस तरीके से क्रम बढ़ता जाएगा, जो कि कहां तक? यहाँ तक जाएगा। वो क्या है? एक व्यवस्थित समूह है किसका? वर्णों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यवस्थित समूह जब कभी भी होगा तो क्या होगा? वर्णमाला। अगर सार्थक समूह हुआ तो वो क्या हो जाएगा? शब्द। तो हमको शब्द अभी पढ़ने नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो हमको वर्णमाला में 3-4 फैक्ट मिल गए। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ये सारी चीजें आप लोग लिख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, वर्णमाला में चीजें समझते हैं। अब हमको बार बार वर्ण आ रहा है, अब चूंकि हमको वर्ण को ही पूरा डिटेल में पढ़ना है तो हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपके पर प्रश्न आएगा कि वर्ण के प्रकार या वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद, तो ये तो किसी बच्चे से भी अगर आप पूछोगे ना तो वो बता देगा आपको कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर, और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। और याद रखना, चूंकि हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला में हमको सब कुछ यही पढ़ना है, स्वर और व्यंजन, यही दोनों चीजें पढ़नी है, इनको ही अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम क्या करते हैं? वर्णमाला के भेद, वर्ण के भेद कितने? 2। वर्ण क्या है? वास्तविक तौर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के 2 प्रकार, इसमें स्वर और व्यंजन। अब हम चलते हैं सीधे स्वर की तरफ, देर ना करते हुए। चलिए स्वर पर शुरू करते हैं। लिखिए नंबर 1 स्वर। देखिए स्वर दरअसल इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा के लिए, क्योंकि बिना स्वरों के आप किसी भी भाषा को बोल नहीं सकते।
जब भी कभी आप उच्चारण करेंगे तो उसके लिए सीधे सीधे आवश्यकता आपको किसकी पड़ेगी? स्वरों की। तो स्वरों की आवश्यकता हमको बहुत पड़ती है, किसके लिए? भाषा, किसी भी भाषा में उसको बोलने के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर ये का लिखा है, ये नहीं बोल सकते आप। इसको जब जब आप उच्चारित करेंगे ना तो आपको आंख का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए जब कभी भी इसको बोल रहे होते हैं तो ये हो जाता है, और इस तरह से आप इसको लिखते हो। इसको हम हलन कहते हैं, हल या हलंत यूं कहते हैं आप। तो ये क्या हो जाता है? का हो जाता है। तो अब आप समझिएगा, इसको आप बोल रहे हो क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? आ है। आप खुद बताइए, क हर बार आ निकल रहा है, तो इसलिए किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमको उसको किसकी सहारा पड़ता है? स्वरों की। स्वरों की आवश्यकता बहुत होती है, हालांकि स्वर खुद में अकेले होते हैं, उनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए स्वरों की परिभाषा क्या होती है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों के बारे में एक छोटी सी परिभाषा है, लिख लीजिएगा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये समझ रहे हैं कि इनको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। अगर हम स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 है। वो 11 स्वर हम यहाँ लिख रहे हैं, अभी लिखवाएंगे आपको। ये हमारे जो है वो 11 स्वर है। अगर आप गिनोगे इनको तो आपको पूरे 11 स्वर मिलेंगे। और आपको एक बात और बता दें, आप चाहें तो इनके नीचे एक नंबरिंग डाल सकते हैं। ये हमारे स्वर कितने हो गए? 11। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि स्वर की संख्या या स्वर कितने होते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। सीधे सीधे समझिएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन एक क्वेश्चन अब यहां से दूसरा बनेगा कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान देना, स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। तो लिख सकते हैं स्वर के भेद या प्रकार। स्वर के प्रकार कितने होंगे? 3। और वो 3 कौन कौन से होंगे? पहला होगा ह्रस्व स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर, तीसरा होगा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये हमारे 3 प्रकार होंगे किसी भी स्वरों के। तो अब जाहिर सी बात है, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं में से कोई लेने हैं हमको। एक बात और याद रखिएगा, ये प्लुत स्वर जो मैंने दिया है इसका हमारे हिंदी में कोई काम नहीं होता है। ह्रस्व माने होता है कम, क्षणिक, क्षीण, ऐसे कह सकते हैं आप। और स्वर, स्वर यानी जो कम समय में बोला जाए, जिसको बोलते समय आपको बहुत कम समय लगे, वो हमारे कौन से स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है अधिक समय लगे, जिनको बोलने में इनसे दुगना टाइम यानी ह्रस्व से दुगना टाइम लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। हालांकि हमारी हिंदी में कोई ऐसा स्वर नहीं है जिसको हम प्लुत कहें, तो इसलिए हम इसको यहां नहीं रखेंगे। चलिए हम ह्रस्व की बात कर लेते हैं। तो हमारा छोटा आ, ई, उ और री, ये हमारे जो है वो क्या है? वो ह्रस्व स्वर है। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो इन्हीं का बड़ा रूप क्या है? आ, ई, उ। अब देखो, री का कोई भी दीर्घ रूप हिंदी में नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसके बाद क्या होगा? ए, उ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। अभी बहुत कुछ बकाया है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बस इतना ही होता है। अब आप कहोगे सर प्लुत स्वर, प्लुत स्वर को आपने क्यों छोड़ दिया? प्लुत स्वर के बारे में भी तो कुछ बताइए, ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं या कौन से होते हैं? तो देखिए, आपने कभी ओम पढ़ा होगा, उसमें कुछ इस तरीके से बनकर आता है, वो भी एक प्लुत स्वर होता है। और साथ में आप ध्यान रखेंगे ये अ का उच्चारण करता है। अगर मैं आपके सामने लिखूं प्रथमो, और ये इस तरीके से कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा, ओम आप जब लिखते हो तो वहां भी आपको ऐसा एक स्वर मिलता है। ध्यान रखेंगे, इनकी हमको आवश्यकता नहीं है इसलिए हम इनको नहीं पढ़ेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। अब चूंकि अब आप कहोगे सर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करें? तो आप एक काम करिए, इनको एक डब्बे में बंद कर दीजिए।
इस तरीके से। पर ध्यान रखना, स्वरों के प्रकार 3 ही होते हैं, इस बात को भूलना नहीं है हमको। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। प्लुत स्वरों के बारे में हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि 7 और 4 मिलाकर 11 हो गए, और हमारी हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 ही होती है। सॉरी। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में चल रहा है कि सर 13 होती है, तो भूल जाइए, 13 किसी हाल में नहीं होती है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, चीजें कितने फैक्ट सही थे, कितने गलत थे। तो इसके बाद आता है, कभी मैं आप लोगों को अपनी क्लास के दर्शन भी कराऊंगा, कभी आप लोगों को मिलवाएंगे अपनी ऑफलाइन क्लास से, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आप लोग पढ़िए, फिर हम धीरे धीरे चीजों से रूबरू होते जाएंगे, आप हमसे मिलते जाएंगे, हम आपसे धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी। मैंने पहले भी बोला है, पहली क्लास थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है आपको, शायद आपको लगे कि बहुत सारी चीजें ये तो बता डाली है, लेकिन जब ज्यों ज्यों आप पढ़ते जाओगे ना, उतना ही आपको फैक्ट क्लियर होंगे और आपको मजा आएगा पढ़ने में। आपको बता दें, विश्वास मानिए, अगर मैं वर्णमाला को ढंग से खत्म करने की कोशिश करूंगा ना, तो मुझे कम से कम 4 से 5 क्लासें लगेंगी, विश्वास मानिए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लासों में इसको खत्म कर दें, क्योंकि क्लास बहुत लंबी अगर डालेंगे तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। चलिए आते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है आ ई उ री, और दीर्घ स्वर का मतलब होता है आ ई उ ए ऐ ओ औ। लेकिन अब ध्यान देना, चूंकि ये जो आ जो बना है ना, ये बना है आ प्लस आ से। जब कभी भी 2 ह्रस्व आ मिल जाएंगे तो एक दीर्घ आ का निर्माण कर देंगे। ये जो ई बनी है, ये ई प्लस ई से बनी है, तो इस वजह जब कभी भी 2 ह्रस्व ई मिलेंगी, दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा व्यवधान आया था। तो ये जो ऊ जो बना है वो क्या बना है? प्लस ऊ, इस तरीके से बना है। जब भी कभी 2 ह्रस्व ऊ मिलेंगे तो दीर्घ ऊ बनाएंगे। अब देखिए, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं देखूं तो आ और आ में कोई अंतर है? ये तो एक ही है। जब एक ही समान, यानी एक समान स्वरों से मिलकर कोई एक स्वर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ध्यान देना, जब कभी भी समान स्वरों से मिलकर कोई एक स्वर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ये वाला भी हमारा समान स्वरों से है, एक आकार है, एक उच्चारण स्थान है इनका, तो ये भी हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर। और ये वाला भी हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर। ध्यान रखना, जब कभी भी समान स्वरों से मिलकर कोई स्वर का निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का या बड़े स्वर का, उससे उच्चारण अधिक हो तो उस वजह से उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब देखना आगे ए कैसे बनता है। आ प्लस ई के मिलने से बनता है ए। आप लोग कहोगे सर ये कैसे बता दिया आपने? समझाया तो है, समझाएंगे आपको, ये भी चीजें समझाएंगे कैसे ये इनका मिलन हुआ, पर धीरे धीरे संधियों में आपको समझ आएगा, क्योंकि गुण संधि के हिसाब से होता है। और साथ में अभी हम आपको और समझाएंगे, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे स्वरों के फैक्ट पे, तो समझ आएगा। अब देखो, आ और ई जैसा यहाँ था वैसा तो वहां नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आ और ई मिले हैं, दोनों असमान स्वर है, तो सहायक स्वर ही, कोई और तो नहीं है। जब दो असमान स्वर आपस में मिलते हैं और जब किसी एक स्वर का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। ध्यान रखना, संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि संयुक्त का मतलब ही होता है दो असमान लोग आपस में मिल जाएं। असमान का मतलब ये होता है, जैसे मैं भी किसी काम को, अगर एक ही किसी काम को मैं 1 घंटे अभी करता हूँ, 1 घंटे बाद में करता हूँ, तो ये संयुक्त थोड़ी ना होगा। लेकिन अगर उस 2 घंटे के काम को मैं कर रहा हूँ, तब तक मेरे साथ कोई हाथ बटाने आ जाता है और वो भी कहता है चलो भाई मैं भी साथ में काम करवा देता हूँ आपका, तो वो संयुक्त रूप हो जाता है। जैसे आप खुद ही सोचिए, आपको कुछ लिखना है, कोई नोट्स तैयार करने हैं आपको 4-5 कॉपी, तो आपको उसको आप खुद ही अगर करोगे तो क्या होगा? वो आप धीरे धीरे करोगे, वो दीर्घ है, आप ही खुद से ज्यादा टाइम दे रहे हो। लेकिन अगर वहीं पर आपके 2-3 मित्र हैं या जो भी, वो कहते हैं चलो भाई साथ में तुम्हारी कॉपियां बनवा देते हैं, नोट्स बनवा देते हैं, तो क्या होता है? तो आप संयुक्त रूप से वो काम कर रहे हो। वही हाल यहाँ भी है, ये एक ही स्वर है, फिर से आ गया और मिलकर क्या बन गया? दीर्घ स्वर। ये और ये एक नहीं है, ये दोनों अलग है, पर इन्होंने कहा चलो मिल जाते हैं और एक स्वर का निर्माण कर देते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर। ध्यान रखेंगे। इसके साथ में आप कहोगे ऐ कैसे बनेगा? इतने ही दो और मिला देंगे तब ऐ बनेगा, समझाएंगे आगे। ओ कैसे बनेगा? आ प्लस ऊ के मिलने से बनेगा ओ, और इसको भी हम संयुक्त स्वर कहेंगे। अब ध्यान देना एक और चीज, आ प्लस आ मिले हैं, एक ही समान जाति के स्वर मिले हैं, एक ही जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है, तो क्या हम इन तीनों को, जो ये 3 आपको दिख रहे हैं, इनको हम सजातीय कह सकते हैं? सजातीय स्वर। अगर आपको समझ आया हो तो ध्यान देना, तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। हालांकि मुझे कहने की आदत नहीं है वो सब चीज़ें,
तो फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, तो आप लोग जरूर लाइक और शेयर करिएगा। देखिए आ और आ के मिलने से बना आ। अब ये समान जाति के हैं, जब समान जाति के हैं तो इनको क्या कहेंगे, सजातीय। लेकिन क्या ये समान जाति के हैं? नहीं भाई, ई को बोल रहे हो कुछ अजीब तरीके, अलग तरीके से, आ को बोल रहे हो अलग तरीके से, दोनों का उच्चारण ही अलग है, तो समान कैसे हो सकते हैं? तो इनको हम कहेंगे विजातीय। आप लोग सब नोट्स लिखते जाना। जो लोग अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो एक कॉपी पेन जरूर होना चाहिए आपके पास में। जो फैक्ट मैं दे रहा हूँ आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, ध्यान रखना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को तैयार करें। तो ये आ प्लस ई के मिलने से क्या बना, विजातीय। अब ध्यान देना, आ प्लस ई विजातीय है, क्यों? क्योंकि ए बना है। अब आ प्लस ई नहीं विजातीय है, जो ए बना है वो विजातीय है, जो ऊ बना है, ई बना है, आ बना है, ये सजातीय है। तो एक चीज आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर इन तीन को एक डब्बे में बंद करके लिख दूं दीर्घ स्वर और साथ में ऑब्लिक करके लिख दें सजातीय स्वर, किसी को कोई दिक्कत? और इन चार को मैं एक डब्बे में बंद करके लिख दूं संयुक्त स्वर और ऑब्लिक में लिख दें सजातीय स्वर, किसी को कोई दिक्कत? समझ आया? अब आपसे अगर पूछेगा, मैं ये मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप लिख सकते हैं। देखिए अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि इनको दीर्घ स्वर और इनको सजातीय स्वर कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब आप लोग एक बात और समझिए, क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे लिखेगा इनमें से कौन सा एक, चार ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखो क्या होता है, अगर हमने इन चीज़ों को नहीं समझ रखा है तो हमारे सामने बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। हम सोचते हैं कि ये चारों तो दीर्घ है क्योंकि हमने ये वाले पढ़ रखे हैं। अभी आपको बताएंगे ये है क्या दरअसल और वो क्या है। तो ये हमने चारों पढ़ रखे हैं इसमें, तो हम कहते हैं ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। फिर भी हम कोशिश करते हैं चलो कोई लगा देते हैं, अगर आपका तुक्का सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फैक्ट दरअसल आप कैसे भी करके तैयार करके अगर रट के चले गए हो तो भी ठीक है। और अगर नहीं आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत छिड़केंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन जो है ना वो दीर्घ है और ये जो ए है वो क्या है, संयुक्त स्वर है। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। वो पूछ रहा है दीर्घ स्वर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तीनों दीर्घ है, वो वाला अकेला बचा, वो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी बनते हैं, साथ साथ में आपको प्रश्न का प्रारूप भी बताते चलेंगे। इसके बाद आते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इन जो ये वाले स्वर हैं, इन सब को अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब की दो मात्राएं होती हैं। तो इनको हम एक और नाम देते हैं, ध्यान रखना, इनको मैं पूरे एक डब्बे में बंद कर रहा हूँ सभी को। ये थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा, अगर आप समझेंगे नहीं तो शायद चीज़ें बाहर आपको दिमाग से लगे। अब जो हम जो लिख रहे हैं ना ये पूरा, जिस पर भी रो रहेगी वो ध्यान रखेंगे, वो अलग होगा। देखो ये सभी के सभी सातों जो होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं, और ये जो चार हैं आपको दिख रहे हैं, ये जो है किधर लिखूं मैं, ये यहाँ लिख देते हैं, एक मात्रिक होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो दिख रहा है आपको इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, इस वाले स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो कभी भी आपसे पूछता है मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक सिर्फ दो प्रकार होते हैं। कभी भी आपसे पूछता है कि सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो ये तीन होते हैं। कभी भी आपसे पूछता है विजातीय स्वर कौन से, सॉरी यहाँ विजातीय लिखना था, माफी चाहते हैं, यहाँ पर विजातीय लिखना है, सजातीय नहीं लिखना है, क्योंकि ये विजातीय है और ये सजातीय है। तो यहाँ पर जो ये पूछेगा कभी भी आपसे कि विजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो ये आपके चार होते हैं। सजातीय कौन से होते हैं, ये दीर्घ केवल अगर कौन से होते हैं, तो ये होते हैं। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, इसी क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ये होगा कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तीन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन इसी क्वेश्चन को बदल देगा, वो कहेगा बताइए उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। अब देखो कहेगा उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार बताइए। ये प्रॉब्लम हमारे सामने आने वाली है। क्वेश्चन जो बदलता है, जैसे अभी एक वीडियो परीक्षा में क्वेश्चन आया था, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। अब हमने पढ़ रखा है उसको, लेकिन हमने उसके जिह्वा को नहीं पढ़ रखा था कि यही प्रकार जिह्वा वाला भी होता है। तो वो कौन सा होता है, कैसे होता है, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो पूछ लेगा उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार बताओ। अब समझना ध्यान से, ह्रस्व जो है
काल माने क्या होता है? समय। ध्यान रखना, काल का मतलब समय। अगर मैं आपसे कहूँ उच्चारण काल, यानी उच्चारण करते समय जो समय लगता है, उच्चारण करते समय जो समय लगता है, उसके आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो आप मुझे बताओ, क्या जो ऊपर हमने चर्चा की वही नहीं है या नहीं है? मजा आया? समझ आई चीजें? देखिए, जाहिर सी बात है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है कम समय। जो कम समय में बोले जाएंगे वो ये है, जो अधिक समय में बोले जाएंगे वो ये है। ये सभी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। वो अलग है जो मैंने उसके अंदर भेद बताए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अधिक कम समय में, ये अधिक समय में, और ये बहुत अधिक समय में। तो इसका मतलब है कि उच्चारण काल जो वो पूछ रहा है ना, वो आपको घुमाकर यही पूछना चाहता है। तो उच्चारण काल यानी उच्चारण करते समय जो समय लगता है, उस आधार पर भी प्रकार कितने होंगे? 3 होंगे। और वो 3 कौन होंगे? यही 3 होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से आप एक बार वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें समझ आएंगी। ये हमारा है किसके? स्वरों के बारे में, स्वर के प्रकार होते हैं। अब सुनिए, स्वर के प्रकार से कितने ही नहीं होते हैं। ये जो आधार लिखा ना उच्चारण काल के आधार पर, ऐसे ही कई चीजें आने वाली हैं जो हम समझाने वाले हैं। अब सुनिएगा, ये हमारे हो गए कुछ स्वर के प्रकार। मुख्य रूप से स्वरों की परिभाषा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अगर आपसे पूछे स्वर कितने होते हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। अगर आपसे पूछता है स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक क्वेश्चन और इसी का घुमा देता है, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तब भी 3 होते हैं। अगर आपसे पूछता है जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जो होता है वो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर उन्हीं को हम एक मात्रिक कहे जाते हैं, हालांकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन ये कैसे? ये समय के आधार पर है। अगर आप उसको जोड़ने के आधार पर कहेंगे, तो आकार के आधार पर कहेंगे, तो फिर ये 3 होंगे और वो 4 क्या होंगे? संयुक्त, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। इनको दीर्घ क्यों कहा हमने और उनको संयुक्त क्यों कहा, हमने क्लियर कर लिया। सजातीय इनको क्यों कहा, उनको विजातीय क्यों कहा, चीजें हमने क्लियर कर ली। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, ये दोनों हमारे क्लियर हैं। और ये जो आ होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आ की मात्रा कैसे नहीं होती है? देखिए, इसकी मात्रा होती है ये, इसकी यही तो है। आप मुझे इसकी मात्रा बताओगे, किस कोई मात्रा होती हो? कोई मात्रा है इसकी? नहीं है। देखिए क्या है, इसकी मात्रा नहीं है, यही तो कारण है। अगर मैं यहाँ पर का को आधा लिखूं, तो अगर का को आधा लिखने के बाद मैं इसमें एक स्वर मिलाता हूँ, वो कौन है? आ। इसको पूरा कर देगा। स्वर का काम होता है व्यंजन को पूरा करना। अब ये आधा है, ये हलंत है, हलंत जिसको हल भी बोलते हैं, हलंत है। अब ये स्वर को क्या करेगा? पूरा कर देगा। जब ये स्वर को पूरा करेगा, ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये जो आ आया है ना, इसकी कोई पाई नहीं है। देखो, कोई है, जब इसकी कोई पाई नहीं है तो ये का को सिर्फ पूरा करेगा। अगर आप खुद सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर हम यहाँ कहीं बड़ा आ लिख दें, तो क्या ये वाली हमको पाई इस पर लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? पड़ेगी। तो हमारे सामने मजबूरी हो जाएगी, तब ये हमारा आ हो जाएगा। समझ आया? अगर मैं कहीं यहाँ पर ओ लिख दूं कि का के बाद ओ आया है, तो ये का अब का ना रह के बल्कि को हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, इनमें से कोई भी स्वर अगर किसी व्यंजन से मिलता है तो वो अपनी मात्रा उसको देता है, लेकिन ये जो स्वर है ना, ये ऐसा है जो अंदर ही फिट हो जाता है, बस केवल स्वर को, किसी भी व्यंजन को पूरा करता है। तो ये हमारी कुछ बातें थी स्वरों के बारे में। चलते हैं आगे, और एक अगली लाइन आती है जिसको आप लोग लिखेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अगला आधार। अगला है एक क्वेश्चन और, एक आधार आता है उच्चारण स्थान के आधार पर। मैं आपको टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान देना। अब ये जैसे ही उसने बोला उच्चारण, उसने बोला स्थान, पहले काल था, काल माने समय, स्थान माने स्थान से। तो आप कहोगे सर क्या मतलब स्थान से भी कुछ बोला जाता है? तो बिल्कुल बोला जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप आ बोल रहे हो, आ, और उसके बाद आप ई बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है आ और ई में अंतर तो आ रहा है ना। तो ये अंतर आया कैसे? तो इसका मतलब जो हमारे अंदर स्वरतंत्रियां हैं, जो मुख के अंदर स्वरतंत्रियां हैं, वो मूवमेंट कर रही हैं, और जब वो मूवमेंट कर रही हैं तो जाहिर सी बात है वही काम कर रही है इन वर्णों को बार बार बदलने का। तो उसको हम बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे कि उच्चारण स्थान यानी मुख के अंदर जो स्थान है उनसे वर्ण कैसे कैसे बोले जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है लगभग एग्जाम में। देखिए, उच्चारण स्थान का मतलब है कि कुछ तो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, कुछ वर्ण ताल से बोले जाते हैं, उनको हम तालव्य कहते हैं। कुछ वर्ण ओष्ठ यानी होठ से बोले जाते हैं, उनको हम
ओष्ठ कहते हैं। कुछ वर्ण मूर्धा यानी जीवा से बोले जाते हैं, उनको हम मूर्धन्य कहते हैं। अब ध्यान देना, इन चार को पहले हमको पढ़ना है। देखिए, कंठ जो होता है वो हमारा आ होता है, तालव्य जो होता है वो ई होता है, ओष्ठ जो होता है वो ऊ होता है। ऊ को बोलते समय आपके होंठ रोल करेंगे। अगर आप ये क्रिया नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आपको जरूर होगी इस वर्ण को बोलते समय। उसके बाद आता है मूर्धन। मूर्धन का मतलब जीवा, जिसमें जीवा इन्वॉल्व हो। अब जीवा इन्वॉल्व होने का मतलब ऐसा नहीं आप कहोगे सर बोलते तो सबको जीवा से ही है। जीवा से सबको नहीं बोलते हैं, सब में सहारा देती है, लेकिन जिसमें पूरी की पूरी जीव इन्वॉल्व हो उसको हम कहते हैं मूर्धन्य। और वो कौन है? री। और अब आप ये बोल बोल कर भी देखिएगा, आपको समझ आएगा री जो होता है वो मूर्धन्य है। अब आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर बाकी 6 कैसे, आप 2 छोड़ दिया, तो 2 क्या होते हैं? अगर मैं आ प्लस ई को मिलाऊं, थोड़ी देर पहले भी मैं बोला था, तो क्या बनता है? ए। तो आ हमारा क्या है? कंठ, और ई क्या है? तालव्य। तो अगर हम यहां पर लिख दें कंठ तालव्य, किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्या ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। अगर ऐसे ही आ प्लस ऊ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था आपसे, आ प्लस ऊ के मिलने से क्या बनता है? ओ। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ लिख दूं 6 नंबर पे कंठ प्लस ओष्ठ, देखो आप कहोगे सर क्या कह रहे हो? आ जो है वो यहाँ है, ई यहाँ है, तो कंठ और तालव्य ये दोनों है, ये कंठ है ये तालव्य है, और ये कंठ है और ये ओष्ठ है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कंठोष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ। कंठोष्ठ जो हमारा होगा वो क्या होगा? ओ। वर्ण अभी भी हमारे पूरे नहीं हुए, स्वर जो है वो अभी भी हमारे पूरे नहीं हुए हैं। अब देखिए कैसे स्वर पूरे होंगे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। कंठ जो रहेगा वो आ है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी वर्ण को धीरे बोल रहे हो और किसी वर्ण को अधिक समय लेकर बोल रहे हो, बोल तो एक ही जगह से रहे हो, तो उसी का बड़ा रूप भी इसी में आएगा, इसका भी बड़ा रूप इसी में आएगा, इसका भी बड़ा रूप, इसका कोई बड़ा रूप होता नहीं है, और ये भी इसी में होगा, और ये भी इसी में होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठ हमारे होते हैं आ, तालव्य होता है ई, ओष्ठ होता है ऊ, मूर्धन्य होता है री, कंठ तालव्य होता है ए, कंठोष्ठ होता है ओ, औ। ये 6 प्रकार होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, इनको आप नोट कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको बता दूं इनको याद करने का, अगर आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इनकी कोडिंग लिख सकते हो, रीजनिंग की तरह आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, आप चाहें तो इनकी कोडिंग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये कोडिंग आप कहोगे सर क्या लिखवा दी? देखो किसी, जब आप स्वरों को एक लाइन से लिख रहे हो ना, तो पहला ये होता है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, 11वां ये, यही तो होते हैं। तो जब कभी भी आप क्या करते हैं, जब कभी भी आप स्वरों को लिखते हैं एक लाइन से, तो उनका क्रम यही होता है। इसीलिए हमने इसको 12, इसको 34, 56, इसको 7, इसको 89, इसको 10, 11, ये आपको कोडिंग अभी आगे काम आने वाली है। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए, और विश्वास मानिए आपको व्याकरण में हम महारत हासिल करवा देंगे, जबरदस्त आपकी व्याकरण तैयार होगी। पर बस आप मेरा साथ देते रहिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि बाकी चीज़ें मैं अगले वीडियो में चर्चा करें हम बाकी चीज़ों की। बस कुछ चीज़ें हैं मैं एक बार फिर से आप सबको रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उसके बाद मैंने आपसे बोला है कि उसी को अगर हम दूसरे रूप में देखें तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या होता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ ली कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें कि हम स्वर पढ़ रहे हैं। स्वरों के बारे में हम चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या स्वर होते हैं क्या नहीं। तो स्वरों के बारे में हम प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर दरअसल क्या होता है, स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। किसी भी और स्वर, किसी वर्ण की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है स्वरों में। व्यंजन बोलते समय में आवश्यकता पड़ती है, जब हम पढ़ेंगे व्यंजनों को तो हम बात करेंगे आपसे। तो उसके बाद आता है कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो स्वर के प्रकार जो होते हैं वो हमारे होते हैं 3। अगर आपसे पूछना है उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं, तब भी आंसर हमारा 3 ही होगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, और क्या होता है आ, ई, उ और री। ध्यान रखेंगे, री जो होता है आपको कभी मैं समझाऊंगा कि री दरअसल है वो है क्या, इसके पीछे कारण क्या है।
अगली नेक्स्ट क्लास जैसे ही स्वर खत्म करते समय हम बात करेंगे सारे वर्णों पर कि आखिर ये री होती क्या है। इसको हम री जब बोल रहे हैं तो व्यंजन जैसा नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या कारण है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी तो फिलहाल चीज़ें हैं कुछ मैं बात करने वाला हूँ आपसे लास्ट में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने बोला आपसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कंठ ये होते हैं, तालव्य ये, ओष्ठी ये आपके सामने लिखे हुए हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं। देखिए, मैं मेहनत में कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मैं मेहनत आपसे भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, विश्वास मानिए अभी तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको खुद एहसास होता जाएगा कि हम आपको क्या कंटेंट दे रहे हैं। और विश्वास मानिए, आप 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे ना तो आपको और कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर यकीन नहीं है आपको तो मैं आपसे एक बात और कहूँगा, आप मेरे साथ जुड़िए, एक टॉपिक आप खत्म करिए, बस एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक। अच्छा, आप लोग कहने में हो सकता है सर को वर्णमाला ज़्यादा अच्छे से तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार मैं आप लोगों से वोट करा लूँगा कि कौन सा टॉपिक लेकर आए, जो आप लोग बता दोगे वो मैं पढ़ा दूँगा। लेकिन कोशिश ये रहेगी एक क्रम में पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है, खैर वो आगे की बातें हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप लोग एक बार पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, उसके बाद आप जहाँ से चाहें जितने क्वेश्चंस चाहें करिएगा वर्णमाला से, आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं एक सिंगल क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।